नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 जुलाई 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की हम चर्चा करेंगे और साथ साथ उनसे संबंधित जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न हो सकते हैं उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम अपने सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है आईटी एक्ट की धारा 69A पर ट्विटर की याचिका। ट्विटर के द्वारा एक याचिका दायर की गई है, प्रमुख रूप से धारा 69A का जो उपयोग किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से उसके संदर्भ में। दूसरा, आयुर्वेद के वर्तमान दृष्टिकोण में क्या कमी है, आयुर्वेद को वर्तमान जो आधुनिक चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां हैं उनके समान लाने के लिए किस तरह की समस्याएं हैं और क्या उसमें समाधान की स्थिति हो सकती है, वो प्रमुख रूप से हम देखेंगे। न्याय और स्वतंत्रता का मूल्य, इस आलेख के माध्यम से एएलटी न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है उसी के संदर्भ में चर्चा की गई है कि स्वतंत्रता का मूल्य और न्याय की जो स्थिति है उसे हम किस रूप में यहाँ पर सामंजस्य देख सकते हैं। आलेख में प्रमुख रूप से इसी के अलग अलग पक्षों को बताया गया है। अंतिम आलेख में सड़क मार्ग और उत्पादकता, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो परिवहन मार्ग हैं उसमें प्रमुख रूप से अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो वह अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अंत में संबंधित आलेख को आधार बनाकर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले आलेख को हम देखते हैं, ट्विटर्स पिटीशन ऑन सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। ट्विटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के सेक्शन 69A पर एक तरह से एक याचिका दायर की गई है कर्नाटक हाईकोर्ट में। उसी के संदर्भ में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि इस याचिका को दायर क्यों किया गया है और सेक्शन 69A के संदर्भ में किस रूप में विवाद की स्थितियां बन रही हैं। यह आलेख प्रश्न संख्या 8 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अभी तक अगर हम ट्विटर के संदर्भ में प्रमुख रूप से विवाद की बात करें तो ट्विटर पर कुछ जो ऐसे पोस्ट किए गए हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा, जिसे माना जा रहा है कि वो देश विरोधी हैं। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसके समर्थन में जो भी ट्विटर पर पोस्ट किए गए थे उसके संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा ट्विटर से ये मांग की गई थी कि कुछ इस तरह के जो पोस्ट हैं कुछ अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उस पर डाले गए हैं उनको हटाया जाए। ट्विटर के द्वारा इसके संदर्भ में पिछले मई में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बात की गई कि इस तरह के आदेशों पर एक तरह से पुनर्विचार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ साथ जून के माह में अगर हम देखें तो मंत्रालय ने ट्विटर को यह आदेश दिया कि जो भी एक तरह से उसको आदेश दिए गए हैं अलग अलग पोस्ट को हटाने के लिए उसको अंतिम रूप में वो लागू करे, अन्यथा उसको एक तरह से अलग अलग तरह के जो कानूनी स्थितियां उसका सामना करना पड़ सकता है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो ट्विटर को अब सरकार की तरफ से जो चेतावनी मिली है उसको गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने एक तरह से एक रिट याचिका के माध्यम से जो भी इस तरह के आदेश हैं उनको चुनौती दी है। ट्विटर पर जो भी अलग अलग सामग्री अलग अलग पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध है उसको अगर एक तरह से हम अवरुद्ध करने की बात करते हैं या उसको रोकने की बात करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं या कौन से ऐसे कारण हैं जो इस प्रकार के पोस्ट को रोकने के लिए एक वैधता सरकार को देते हैं। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A की बात करें तो सरकार को देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था, इसके मामले में कोई भी अगर स्थिति बनती है तो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री जो ट्विटर पर उपलब्ध है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, सरकार उसको प्रतिबंधित करने के लिए अधिकार रखती है और इस तरह के आदेश अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको दे सकती है। हम ध्यान रखें, संचलन में सूचना या सामग्री को प्रतिबंधित करने के सभी निर्देश लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए। नियमों का पालन करने में अगर संस्था विफल रहती है तो जो सोशल मीडिया मध्यस्थ है उनको 7 साल तक की अवधि के लिए कारावास या मौद्रिक रूप में दंड या दोनों एक साथ हो सकते हैं। धारा 69A में जो भी प्रावधान है उनको क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है वो सूचना प्रौद्योगिकी सार्वजनिक द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय नियम 2009 के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई है। यानी 2009 के इस नियम के आधार पर जो भी अलग अलग विवादित पोस्ट है उनको हटाने के लिए सरकार आदेश दे सकती है। किसी भी तरह का पोस्ट है अगर वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है उसको हटाने के लिए किसी भी तरह का अनुरोध अगर सरकार एक तरह से करती है तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर सरकार द्वारा जो नामित अधिकारी हैं और जो एक तरह से परीक्षा समिति है, एग्जामिनेशन कमेटी है जो इस पर विचार करती है, उसको एक तरह से इस पर जांच करने की प्रक्रियाएं करनी होती हैं।
इस सामग्री का जो भी हम हटाने की बात कर रहे हैं उसका लेखक या जो प्रवर्तक है उसको स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर इस अगर हम 69A धारा की बात करें उसमें प्रदान किया गया है। जो भी एक तरह से नामित अधिकारी और परीक्षा समिति की जांच के आधार पर सिफारिश होती है उसको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के पास पहुंचाया जाता है और अंतिम रूप में सचिव के द्वारा यह अनुमोदन किया जाता है कि सोशल मीडिया जो मध्यस्थ है, जैसे अगर हम बात करें ट्विटर, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पोस्ट किया जाता है तो उससे अनुरोध किया जाए कि वह इस तरह की सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटा लें। तो यह अंतिम रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं उनके द्वारा अनुमोदन किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो धारा 69A में इस तरह की आपातकालीन व्यवस्था भी की गई है कि अगर मान लीजिए सामग्री को अवरुद्ध कर दिया जाता है आपातकालीन रूप में सरकार के द्वारा, तो स्पष्टीकरण इसके संदर्भ में बाद में मांगा जाएगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर यह स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। और अगर मान लीजिए जांच के बाद माना जाता है कि यह कंटेंट हटाने लायक नहीं है, इस सामग्री को हटाना जरूरी नहीं है, तो इस निर्णय को रद्द किया जा सकता है। अगर हम इंटरनेट के जो समर्थक समूह हैं, जो इंटरनेट पर एक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि लोग अपनी स्वतंत्रता पूर्वक बातें कह सकें इंटरनेट पर, उन समूहों का कहना है कि इस सेक्शन 69A के अगर हम नियम 16 की बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से उसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि इस नियम के माध्यम से अगर हम देखें जो भी अनुरोध किए जाते हैं किसी पोस्ट को हटाने के लिए, उस पर जो कार्रवाई की जाती है उसमें एक कह सकते हैं बहुत अधिक गोपनीयता बनाकर रखी जाती है। तो जो भी इंटरनेट पर स्वतंत्रता की बात करने वाले समूह हैं उनका यह कहना है कि यह पारदर्शिता की स्थिति में कमी लाता है। जब भी हम सेक्शन 69A की बात करते हैं तो हम ध्यान रखें हमें संविधान के अनुच्छेद 19 के दायरे में इसे पढ़ना होगा, जहां पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। लेकिन अगर हम इसी अनुच्छेद 19 के खंड 2 की बात करें तो उन्हीं कारणों से उचित प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को अनुमति मिलती है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिन्हें धारा 69A में एक तरह से कहा गया है। तो इस रूप में हम कहें तो धारा 69A की जो संवैधानिक एक वैधता है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। इस विवाद के संदर्भ में अगर हम ट्विटर की बात करें तो वो किस तरह के दावे कर रहे हैं। ट्विटर का यह कहना है कि जहां पर भी वो काम करते हैं वो स्थानीय कानूनों को ध्यान में रखकर अपने जो भी एक तरह से उपयोग करता है उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से भारत सरकार और ट्विटर के बीच में विवाद यह है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हम किसे कहेंगे और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कौन सी होगी, वो हम कैसे निर्धारित करेंगे। यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ है, क्योंकि दोनों एक तरह से अपने अपने बिंदु पर हैं कि जो पोस्ट हटाने की बात की जा रही है वह सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इसकी एक तरह से गारंटी कौन देगा। अगर ऐसा है तो इस तरह के पोस्ट को ट्विटर हटाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह की जो स्थिति है कि कोई पोस्ट सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है वह सिद्ध करने के लिए, वैध करने के लिए तंत्र होना चाहिए। ट्विटर का कहना है एक अधिकृत इकाई होनी चाहिए जो वैध और उचित दायरे में एक तरह से अलग अलग प्रकार के जो अनुरोध हैं उनको एक तरह से जांच करें और ये एक तरह से देखें कि जो भी सामग्री है उसको प्रतिबंधित एक तरह से किया जाना है या नहीं, क्योंकि यह नुकसान अगर पहुंचा रहा है सार्वजनिक व्यवस्था को तो इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जाना चाहिए या बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए निर्धारण करने के लिए ट्विटर एक अधिकृत इकाई की मांग करता है। इसी के साथ साथ ट्विटर का यह भी कहना है कि जिस व्यक्ति के पोस्ट पर कार्रवाई की जा रही है उस सामग्री का जो लेखक है उसको एक तरह से सूचित किया जाना चाहिए, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की प्रक्रिया होनी चाहिए। ट्विटर ने जनवरी से जून 2021 के बीच में अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा है कि भारत के द्वारा जो भी अलग अलग पोस्ट को रोकने के लिए उनके पास अपील आई है या उनके पास एक तरह से आवेदन किया गया है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो वैश्विक रूप में जितनी भी ट्विटर को कुल मिलाकर अपील इस तरह से प्राप्त हुई है कंटेंट या किसी भी पोस्ट को रोकने के लिए, वहां पर भारत की हिस्सेदारी 11% है। यहाँ पर ट्विटर की जो याचिका आई है उसमें 2 संरचनात्मक समस्याओं की ओर इशारा किया गया है। पहला, ट्विटर पर अलग अलग सामग्री और खातों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं ट्विटर को, वो एक तरह से अलग अलग केस में अलग अलग तर्क के आधार पर नहीं है। सरकार के द्वारा एक ही प्रकार का तर्क देते हुए अलग अलग जो सामग्री है, अलग अलग जो खाते हैं ट्विटर पर, उनको रोकने के लिए एक तरह से ट्विटर को आदेश दिए गए हैं। तो इसका भी ट्विटर एक तरह से विरोध करता है कि अलग अलग अगर सामग्री है, खातों का रूप अलग अलग है, कोई राजनीतिक रूप से हो सकता है, कोई धार्मिक रूप से हो सकते हैं अकाउंट, तो धार्मिक या राजनीतिक अलग अलग जो विवाद है उनके लिए तर्क अलग अलग होने चाहिए। सभी प्रकार के सामग्री और खातों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक ही प्रकार का तर्क दिया जाता है ट्विटर को कि आप इनको रोक दीजिए। ट्विटर का दूसरा प्रमुख रूप से विरोध यह है कि जो भी सामग्री को रोकने की बात की जा रही है, जिन व्यक्तियों के द्वारा उस सामग्री को लिखा गया है या पोस्ट किया गया है, उसको अनिवार्य रूप से सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है और बिना ऐसा करे हुए आप कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ
ट्विटर का ये भी कहना है कि जो भी प्रक्रिया की स्थिति है उसको सरकार सही से पालन नहीं कर रही है। यहाँ पर ट्विटर का मानना है कि सरकार धारा 69A में जो भी एक तरह से शब्द दिए गए उनका उपयोग करके अलग अलग जो भी यूआरएल या खाते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए एक तरह से भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो भी खाते ब्लॉक करने की बात की जा रही है, बंद करने की बात की जा रही है या सामग्री को हटाने की बात की जा रही है, वह सार्वजनिक व्यवस्था को किस रूप में नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके बारे में किसी भी तरह की जो बात है वो सरकार ने ट्विटर को नहीं बताई है। तो यहाँ पर भी ट्विटर का प्रमुख रूप से एक विरोध दर्ज होता है। हम ध्यान रखें 1960 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, द सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक हित में किए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य हासिल करने के लिए उचित संबंध होने चाहिए, मतलब उचित आधार होना चाहिए, तभी एक तरह से इन प्रक्रियाओं को हम कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक हित में काम नहीं कर रही हैं और उसको रोकने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। श्रेया सिंघल के 2015 का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से सेक्शन 66A को असंवैधानिक बताया गया था। लेकिन अगर हम सेक्शन 69A की बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक एक तरह से माना था, क्योंकि जिनके कंटेंट को हटाया जा रहा है यानी जिसके द्वारा पोस्ट किया जा रहा है और जहां पर यह किया जा रहा है यानी अगर हम बात करें ट्विटर की, तो दोनों को एक तरह से सुनवाई का मौका अगर हम सेक्शन 69A की बात करें तो वो दिया गया। इसी आधार पर श्रेया सिंघल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी कानून के धारा 69A को वैध बताया था संवैधानिक रूप में। इसीलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 69A को संवैधानिक रूप में वैध बताया गया है तो उसका प्रमुख आधार ये था कि जिन लोगों के पोस्ट को हटाने की बात की जा रही है, जिस प्लेटफॉर्म से हटाने की बात हो रही है, दोनों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। यानी उनको अपनी जो भी बात है या जो तथ्य है वह कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखने का एक पक्ष उनको मिलना चाहिए, उनको ये समय मिलना चाहिए। यहाँ पर यह स्थिति नहीं बन रही है और इसीलिए ट्विटर के द्वारा प्रमुख रूप से इसका विरोध किया जा रहा है। ट्विटर का यह भी कहना है कि सरकार के जो भी निर्देश होते हैं वो किसी विशेष सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने के संदर्भ में कम होते हैं, बजाय इसके व्यक्तिगत जो खाते अलग अलग हैं, जो अलग अलग लोगों के अकाउंट हैं, उनको ब्लॉक करने की बात होती है। यानी आप कह सकते हैं अस्थायी या स्थायी रूप में प्लेटफॉर्म पर जो भी व्यक्ति पोस्ट कर रहा है उसको एक तरह से वहां पर ब्लॉक करने की स्थिति सरकार के द्वारा निर्देश में दी जाती है। तो इस पर भी एक तरह से ट्विटर के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी व्यक्ति को एक तरह से ट्विटर पर ब्लॉक करते हैं उसके कंटेंट के कारण से, तो आप कहीं ना कहीं भविष्य में उसके द्वारा कुछ पोस्ट किया जाएगा जो सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह की आशंका के आधार पर करते होंगे। लेकिन आप देखें तो कानून का जो दायरा है वो पहले से जो मौजूद सामग्री है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से बात करता है, बजाय इसके कि भविष्य में संभावित रूप में वह क्या कर सकता है। यानी मान लीजिए किसी ए व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत पोस्ट किया गया है ट्विटर पर, तो उसके उस कंटेंट को या पोस्ट को हम बैन कर सकते हैं या ब्लॉक करके ट्विटर से हटवा सकते हैं। अगर हम व्यक्ति को एक तरह से ब्लॉक करते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि भविष्य में उसके द्वारा दोबारा उस तरह की सामग्री पोस्ट की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। इस पर भी ट्विटर के द्वारा प्रमुख रूप से विरोध किया गया है। सेक्शन 69A को लागू करने के लिए जो भी प्रक्रिया के मानदंड हैं उनमें अगर हम नियम नंबर 8 की बात करें तो उसमें सुनवाई की गारंटी एक तरह से दी गई है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ट्विटर का कहना है कि सरकार ने इस तरह का ना तो कोई नोटिस दिया है ना कोई सुनवाई की स्थिति है। केवल एक आदेश जारी कर दिया गया ट्विटर को कि आप इस व्यक्ति के जो भी पोस्ट हैं या व्यक्ति का जो अकाउंट है उसको ट्विटर से हटा दीजिए। तो इसके ऊपर एक तरह से ट्विटर के द्वारा प्रमुख रूप से विरोध किया जा रहा है। ट्विटर पर जो भी अलग अलग पोस्ट हैं या अलग अलग व्यक्तियों के खातों को प्रतिबंधित करने की जो बात है, उस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी सामग्री होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसे हम धारा 69A के अंतर्गत ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आंकड़ा देखें तो 2 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच में ट्विटर ने भारत में 1474 अकाउंट और 175 जो ट्वीट है उनको एक तरह से ब्लॉक करने का जो निर्देश है वो सरकार से प्राप्त किया। इसमें अगर हम देखें तो ट्विटर के द्वारा प्रमुख रूप से यह बताया गया है अपनी याचिका में कि अलग अलग जो 39 यूआरएल को यहाँ पर प्रतिबंधित करने की बात है उनमें से अधिकांश प्रमुख रूप से पत्रकारिता या राजनीतिक एक तरह से सामग्री से संबंधित हैं। इस आधार पर हमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले ध्यान से समझने चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी सामग्री ऑनलाइन माध्यम से अगर ये कहा जाता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है तो हमें यह एक तरह से देखना होगा कि जो भी सामग्री है वह मजबूत दिमाग, दृढ़ और साहसी जो व्यक्ति हैं उनके मानक के अनुसार देखा जाए।
अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मान लीजिए कमजोर एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तित्व का है, या आप कह सकते हैं कि उसकी समझ बहुत कम है, या मान लीजिए कि वो पहले से ही एक तरह से एक कठोर रूप में किसी विशेष व्यक्ति, धर्म या जाति के खिलाफ एक तरह से भावना रखता है, तो अगर आप इतने निचले स्तर पर एक तरह से अपनी सोच रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के दृष्टिकोण के आधार पर किसी भी तरह की सामग्री को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ट्विटर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी एक तरह से आधार बनाकर याचिका में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ट्विटर का कहना है कि जो भी सामग्री उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, अधिकांश लोग आप देखें अनिवार्य रूप से जो साक्षर हैं वो सामान्य तौर पर ट्विटर का उपयोग कर रहे हैं। न्यायालय के आगे के निर्णय में स्पष्ट हो पाएगा कि ट्विटर और भारत सरकार में किनके विचार एक तरह से स्वीकार किए जाएंगे। आज के दूसरे हम अपने आलेख को देखते हैं, व्हाट इज द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा। जिस तरह से भारत में और वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को प्रचारित किया जा रहा है एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति के रूप में, और उसमें आधुनिक स्थितियां अगर मजबूती से आगे बढ़ेंगी तो आयुर्वेद को वैश्विक रूप में विस्तारित करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं जिस आधार पर माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद के विस्तारित होने में कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह मानी जाती है कि आयुर्वेद में अटकलें और जो तथ्य हैं उनको एक तरह से एक समान रूप में मान लिया जाता है। इसीलिए आवश्यक यह है कि आयुर्वेद में जो भी एक तरह से सामग्री उपयोग की जा रही है उसका विवेकपूर्ण रूप से व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। और जब आयुर्वेद का उपयोग करके लोगों के स्वास्थ्य को मजबूती दी जा रही है और बीमारी को एक तरह से इलाज करने में मदद मिल रही है, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अकल्पनीय अनुमान और सामाजिक धार्मिक जो अंधविश्वास हैं उनसे एक तरह से बाहर निकलकर आयुर्वेद में जो भी एक तरह से तथ्य हैं उनके आधार पर निर्णय करें। क्योंकि जब भी हम अंधविश्वासों में और अकल्पनीय अनुमानों के आधार पर कोई निर्णय करते हैं या पुराने सिद्धांतों के आधार पर करते हैं जिसको अभी हम वैज्ञानिक रूप में सिद्ध नहीं कर पाए हैं, वो आयुर्वेद को हानि देने की जगह पर नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए अगर हम आयुर्वेद में शारीरिक व्यायाम का एक तरह से लाभ देखें तो इस रूप में बताया जाता है कि व्यायाम के द्वारा आराम की स्थिति एक तरह से बनती है, लोगों की फिटनेस मजबूत होती है, शरीर का पाचन सही होता है। इसी तरीके से आदर्श रूप में शरीर और वजन होता है और शारीरिक जो विशेषताएं हैं उसमें एक तरह से नियमित व्यायाम से जो सुंदरता है वो प्राप्त होने में आसानी होती है। शारीरिक व्यायाम के माध्यम से आयुर्वेद मानता है कि शरीर को अलग अलग प्रकार के जो लाभ होते हैं यह 1500 साल पहले स्वीकार किए गए थे और आज भी आप देखें तो ये एक तरह से स्वीकार है। आयुर्वेद में वर्तमान आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार विकास करने के संदर्भ में प्रमुख रूप से दो कारक माने जाते हैं कि वो एक तरह से बाधा बनाते हैं। पहला सैद्धांतिक है और दूसरा ज्ञान मीमांसा को एक तरह से आधार बनाता है। आयुर्वेद के अगर हम त्रिदोष सिद्धांत की बात करें तो इसमें वात, पित्त और कफ, इन तीनों को प्रमुख रूप से अलग अलग जो भी रोग होते हैं उनका आधार एक तरह से माना जाता है। और इसी आधार पर हम देखें कि जो भी अलग अलग बीमारियां हैं उनके इलाज की प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है। और वर्तमान में भी अगर हम देखें तो जो भी अलग अलग अंतर्निहित शरीर की जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर आप देखें जो समझ है उसको विकसित नहीं किया गया है। और यही वात, पित्त और कफ को लेकर जो त्रिदोष सिद्धांत है, इसी मॉडल के आधार पर अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उनकी पहचान करना और उनका इलाज एक तरह से शामिल है। तो यहाँ पर भी सैद्धांतिक रूप में जो स्थितियां हैं उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद की कमजोरी का दूसरा जो बड़ा कारक है वो ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, जहां पर हम आयुर्वेद के नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को अगर हम देखें तो उसमें एक तरह से गिरावट आई है। और इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन समय में जो भी कह सकते हैं आयुर्वेद में स्थितियां ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई उन्हीं को आधार बनाकर आज भी उनको एक तरह से प्रासंगिक बनाकर आगे काम किया जा रहा है। और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से आधार जी श्रीनिवास मूर्ति के द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान और कला पर जो एक पुस्तक लिखी गई है उसे एक तरह से आधार माना जाता है, जिसमें अगर हम देखें प्रमुख रूप से दो रिपोर्टों का हिस्सा भी शामिल है, उस्मान समिति 1923 और चोपड़ा समिति 1948। तो प्रमुख रूप से प्राचीन समय के जो भी ऋषि मुनियों का कहा गया तथ्य है उसी को आधार बनाकर आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है। उसमें नए रूप में ज्ञान की जो स्थितियां, अनुसंधान की जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन करना हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए जब हम आयुर्वेद को विस्तारित करने की बात करते हैं, एक वैश्विक रूप में स्वीकार्य चिकित्सा पद्धति के लिए बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से क्या क्या सुधार हो सकते हैं। पहला ये कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार हमें इसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। तीव्र संक्रमण और आपात स्थितियां हैं उनमें उपचार के लिए आयुर्वेद में एक तरह से अपर्याप्त स्थितियां हैं, तो ये जो स्थितियां अपर्याप्त हैं इनको कहीं ना कहीं हमें विकसित करने की आवश्यकता है। अगर हम इनको विकसित कर पाएंगे तो भविष्य में आयुर्वेद के लिए स्थितियां मजबूत हो पाएंगी। आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धतियां एक समान नहीं है, क्योंकि इससे इस्तेमाल होने वाले औषधि जो पौधे हैं वो भूगोल और जलवायु और स्थानीय कृषि पद्धतियों के साथ अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक तरह से जो असमानता है इस पर भी ध्यान देकर हमें आयुर्वेद में इलाज की स्थितियों में परिवर्तन करना पड़ेगा।
इसी के साथ साथ आयुर्वेद में जो भी फार्मा कंपनियां दवा बनाती हैं आयुर्वेद की, उनके द्वारा भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। जो भी उसमें वास्तविक स्थिति है वो बताकर एक तरह से जो भी दवा है उसकी बिक्री होनी चाहिए, जिससे कि उसके जो नुकसान है, जिससे कि अगर दवा के किसी भी तरह की कुछ हानि होती है तो उस आधार पर किसी व्यक्ति की अगर जीवन को लेकर कोई संकट की स्थिति आती है तो हम उसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो भ्रामक प्रचार की जो स्थिति है आयुर्वेदिक दवाओं की, उससे बचने का एक प्रयास होना चाहिए। आयुर्वेद की अगर हम मान्यता की बात करें तो अभी इसको वैश्विक स्तर पर बड़े और प्रमुख देशों में स्थापित करने के लिए और समय है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रमुख रूप से आप देखें भोजन और आहार की खुराक के रूप में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से आयुर्वेद की जो दवाएं उनको एक तरह से माना जाता है। यानी अमेरिका में इन्हें दवाओं के रूप में न होकर स्वास्थ्य उत्पादों के रूप में बेचा जाता है, जो आपके स्वास्थ्य में आपको मदद करते हैं, न कि बीमारी में एक दवा के रूप में आपका इलाज करते हैं। तो ये स्थिति हमें बदलने के लिए भविष्य में प्रयास करना पड़ेगा। गहन रूप में जो भी अध्ययन होता है आयुर्वेद में वो एक तरह से रुका हुआ है। जैसे 2004 में अगर हम देखें तो प्रमुख अमेरिकी पत्रिका ने यह बताया कि अमेरिका में बेचे जाने वाली जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनमें आर्सेनिक, पारा, सीसा इस तरह की जो भारी धातु हैं वो बड़ी मात्रा में है, जो एक तरह से अमेरिका में भारी धातु अनुमति जो दी जाती है जितना उपयोग मानव के लिए हो सकता है उसकी तुलना में ज्यादा थी। तो इस तरह के जो अनुसंधान है वो आयुर्वेद में होने चाहिए, जिससे कि दवाओं के गलत एक तरह से प्रभाव लोगों पर न पड़े। और अंतिम रूप में जो हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं और जो शायद सभी के साथ में जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद में अनुसंधान की एक तरह से कमी है, इसको सरकार को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, द वर्थ ऑफ लिबर्टी इन द आईज ऑफ द लॉ। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो एआरटी न्यूज के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उनकी जो गिरफ्तारी है उसी के संदर्भ में अलग अलग जो कानूनी पक्ष है उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर चर्चा का आधार सबसे पहला ये है कि क्या मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी जरूरी थी। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति को एक मामले में गिरफ्तार करना अनुचित था, विशेष रूप से दूसरे के संबंध में उसको बुलाने के बाद। यानी आपने किसी ए मामले के संबंध में उसको पुलिस में एक तरह से उपस्थित होने के लिए कहा और किसी दूसरे बी मामले के संबंध में आपने उसको गिरफ्तार किया, तो इसको आप अनुचित कह सकते हैं। लेकिन आपत्तिजनक जिस ट्वीट के आधार पर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है वह एक तरह से संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए पुलिस को गिरफ्तार करने की जो शक्ति है वो मिलती है और इस पर किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि आरोपी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार कथित रूप से अपराध किया है और उसी आधार पर एक संज्ञेय अपराध का मामला बनने पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। यहाँ पर हम ध्यान रखें जिन शर्तों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और जुबैर के द्वारा वह ट्वीट किया गया था उसके संदर्भ में कोई विवाद नहीं है, वो एक तरह से सिद्ध है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें गिरफ्तारी की बात करें तो बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर सख्ती से पुलिस के द्वारा आसानी से गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो इसीलिए प्रक्रिया प्रमुख रूप से जो भी अपनाई गई उसमें गलती नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रक्रियाएं हर मामले में एक तरह से फिर होनी चाहिए। अन्यथा पुलिस के द्वारा किसी भी तरह के संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी को लेकर जो प्रक्रियाएं धीमी होती हैं या उनको तेजी से नहीं किया जाता, उस पर हम आपत्ति उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जुबैर की गिरफ्तारी के बाद जो भी उनके आवास की एक तरह से जांच की गई, जो भी उनके लैपटॉप या मोबाइल जो भी इस तरह से जब्त किए गए, तो वो सारी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें गिरफ्तारी की जो व्यापक शक्ति है, पुलिस को वारंट रहित तलाशी और अलग अलग जो सामान किसी के पास से मिल सकता है उसको जब्त करने की व्यापक शक्तियां एक तरह से दी गई हैं। हम ध्यान रखें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है कि पुलिस को तलाशी से पूर्व कानूनी रूप से अनुमति लेने की आवश्यकता है। संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस को जिस एकमात्र सीमा की आवश्यकता होती है वो यह है कि ऐसी संपत्ति ऐसी परिस्थिति में पाई जाती है जो किसी भी अपराध के होने का संदेह पैदा करती है। अगर पुलिस इस तरह की स्थिति का संदेह सिद्ध कर सकती है तो वह उस संपत्ति को जब्त कर सकती है जो भविष्य में किसी भी अपराध का आधार हो सकती है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कोई विशिष्ट वैधानिक नियम डिजिटल उपकरणों की खोज और उनको जब्त करने के संदर्भ में नहीं है जो उसको नियंत्रित करता है, और अदालतों ने भौतिक और डिजिटल क्षेत्र में अभी कोई ऐसा अंतर किया भी नहीं है। तो किसी भी तरह के साधनों चाहे डिजिटल रूप में हो या भौतिक रूप में, कोई भी इस तरह का साधन है जो आगे अपराध के लिए आधार हो सकता है उसको पुलिस अपनी एक तरह से नियंत्रण में ले सकती है। और इसके लिए पुलिस के द्वारा किसी के आवास की तलाशी या खोज की जाती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो प्रक्रिया हो सकती है। हम ध्यान रखें पुलिस जब भी इस तरह की कोई जांच कर रही है तो कानूनी रूप से किसी के निजी जीवन से संबंधित जो सबसे कह सकते हैं गहरे एक तरह से रहस्य हो सकते हैं उनकी भी जांच एक तरह से पुलिस कर सकती है। और हो सकता है कि जो भी इस तरह के रहस्य पुलिस को पता चले उनका कोई उपयोग ना हो, लेकिन भविष्य के लिए उसकी एक प्रति बनाकर पुलिस रख सकती है जिसका आगे किसी अन्य मामले में उपयोग हो सकता है। तो इस तरह के अधिकार पुलिस को हैं और वो उसका उपयोग कर सकती है।
तीसरा मामला मोहम्मद जुबैर की जमानत के संदर्भ में है। यहाँ पर हम ध्यान रखें, जो भी हमारे गैर जमानती अपराध होते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो शामिल अपराध की हम बात करें, तो आरोपी के लिए जमानत का कोई अधिकार एक तरह से नहीं होता है। हम वर्तमान में जिस मामले की बात कर रहे हैं और जिसमें मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की गई है, वह भी एक तरह से गैर जमानती अपराध की श्रेणी में है। तो इस तरह के जो भी अपराध होते हैं उनके लिए जमानत का कोई अधिकार एक तरह से नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम जमानत देने की बात करते हैं तो न्यायाधीश द्वारा प्रमुख रूप से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह अपने विवेकपूर्ण निर्णय में किसी भी व्यक्ति को जमानत देने की जो स्थितियां बनती हैं, अगर उसको लगता है कि जमानत देने से किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसको जमानत दी जा सकती है। हम ध्यान रखें कि यहाँ पर न्यायाधीश यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करता है कि व्यक्तिगत रूप में उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो गैर जमानती अपराध में एक तरह से जमानत के लिए अपील कर रहा हो। किसी व्यक्ति को जमानत देनी है या नहीं देनी है, प्रमुख रूप से आप देखें इसके ऊपर काफी मतभेद रहता है। जमानत आदेश आलोचना के योग्य हो सकता है, पर एक उच्च न्यायालय जुबैर के मामले में मजिस्ट्रेट की राय से असहमत हो सकता है और उसको जमानत दे सकता है, और इस तरह की प्रक्रिया भारत में होती रही है। तो इसमें किसी भी तरह की कानूनी रूप में गलत प्रक्रिया नहीं है। हम ध्यान रखें, जब तक न्यायाधीश प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है और अपनी राय उस आधार पर एक तरह से बनाता है, तो जो भी उसके द्वारा जमानत के आदेश है उनको अवैध नहीं कहा जा सकता है, चाहे हम जमानत के इस आदेश से कितना भी असहमति दर्ज करें। ध्यान रखें, न्यायाधीश के जो निर्णय हैं वो उस समय के प्रासंगिक कारणों पर आधारित होते हैं। उनको आप ऊंची अदालत में एक तरह से चुनौती देकर रद्द जरूर करवा सकते हैं नए निर्णय में, लेकिन इससे जो पुराना निर्णय है वो अवैध नहीं हो जाता है। कानूनी प्रक्रियाओं की जांच और अभियोजन को नियंत्रित करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से राज्य की ताकत के सामने नहीं छोड़ी जा सकती है। तो जांच और अभियोजन की जो प्रक्रिया है वो प्रमुख रूप से लोगों को भी एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का अधिकार देती है। अगर हम मोहम्मद जुबैर के मामले की यहाँ पर बात करें तो भारतीय आपराधिक जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में अलग अलग जो घटक हैं वहां पर निरंकुश रूप में विवेकाधिकार का जो उपयोग है वह करने की स्थिति एक तरह से दिखती है। अंतिम रूप में हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों पक्षों की अगर हम बात करें, चाहे गिरफ्तारी की बात करें या किसी व्यक्ति के घर की तलाशी उसके सामान को जब्त करने की बात करें या हम बात करते हैं जमानत को लेकर, प्रक्रियाओं में किसी भी तरह के भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और विवेकपूर्ण रूप में जब भी निर्णय लिया जाए तो जो प्रासंगिक उस समय के कारक होते हैं उनके आधार पर अगर निर्णय लिए जाते हैं न्यायालय के द्वारा और पुलिस अपनी जांच में एक तरह से जो भी संवैधानिक रूप में प्रक्रिया निर्धारित हैं उनका पालन करती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया भारत में है वो सही रूप में आगे चलती रहेगी। किसी भी जगह पर अगर भेदभाव की प्रक्रिया सामने आती है तो यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया का एक तरह से मजाक उड़ाने की बात होगी। इसीलिए जो भी जांच की प्रक्रिया है या अदालतों के जो निर्णय होते हैं वहां पर जो प्रासंगिक उस समय के कारक हैं उनके आधार पर अंतिम रूप में निर्णय होने चाहिए। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, द रोड टू प्रोडक्टिविटी। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सड़क का जो भी एक तरह से उपयोग किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के या किसी भी स्थान के विकास के लिए है, उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर हम शहरों में देखें तो यात्रा का जो समय होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि आर्थिक रूप में आपकी स्थिति मजबूत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर आपको शहरों में किसी भी तरह से कार्य करने के लिए कहीं जाना है और उसके लिए यात्रा में समय अधिक लगता है तो यह आपकी लागत को बढ़ाता है और ये आर्थिक लाभ की स्थितियों को घटाता है। इसी प्रकार के अलग अलग जो पक्ष हैं वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। शहरों की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वहां पर आर्थिक उत्पादकता का जो प्रमुख भाग है वह कहीं ना कहीं श्रम बाजार के साथ में जुड़ा हुआ है और जो श्रम बल है वो अपने श्रम के आदान प्रदान करते हैं, जिस आधार पर जो भी एक तरह से श्रमिकों के पास ज्ञान होता है, किसी भी तरह का कौशल होता है, उसका एक तरह से प्रसार किया जाता है। जब भी हम श्रम बाजार की एक तरह से गतिशीलता की बात करते हैं तो श्रम बाजार की जो गतिशीलता है वो कहीं ना कहीं परिवहन पर एक तरह से आधारित है और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सड़क जो मार्ग हैं वो सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी योजनाकार एलन बर्टोट के द्वारा कहा गया है कि शहरों और उसकी नौकरियों में बहुत सारी आर्थिक और उत्पादक गतिविधियां होती हैं। बर्टोट के इस कथन पर किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है। हम ध्यान रखें कि श्रम बल के लिए कार्यस्थल तक आने जाने का जो समय है वो शहरों में उनकी उत्पादकता को कहीं ना कहीं निर्धारित करता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे हम 2016 का एक आंकड़ा देखें तो हमारे शहरों में सबसे धीमा जो शहर वो बेंगलुरु को माना गया, जहां पर आप देखें कि 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक तरह से जो परिवहन है वो चलता है, जबकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और चेन्नई में सबसे अधिक 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। विश्व के अन्य देशों से अगर हम तुलना करके देखें तो यह एक तरह से स्थिति काफी कम है और जितना ज्यादा समय लगता है तो श्रम की लागत एक तरह से बढ़ती है।
आर्थिक लाभ में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो इसीलिए हमें जो भी एक तरह से श्रम का गतिशीलता है उसे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सड़क परिवहन को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। किसी भी शहर में अगर हम देखें तो आवागमन का समय जितना लंबा होगा वहां पर जो प्रभावी श्रम बाजार है वो उतना ही छोटा होता है। लेकिन अगर आवागमन का समय कम हो जाता है किसी भी शहर में तो श्रम बाजार उतना ही बड़ा हो जाता है। तो आप देखें कि जो भी आवागमन का समय है और जो श्रम बाजार है उसमें विपरीत संबंध है। आवागमन का समय जितना कम होगा श्रम बाजार उतना ही बड़ा हो जाएगा। यानी श्रम बाजार को अगर हम विस्तारित करना चाहते हैं शहरी क्षेत्रों में तो हमें आवागमन का जो समय है उसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट लानी पड़ेगी अवश्य। किसी भी शहर में प्रमुख रूप से अगर हम श्रम बाजार की बात करते हैं तो सभी प्रकार की जो नौकरियां एक तरह से उत्पन्न होती हैं उनके संदर्भ में है और प्रभावी श्रम बाजार एक निश्चित आवागमन के भीतर सुलभ नौकरियों को प्रमुख रूप से देखता है। किसी भी स्थान पर आवागमन का समय जो कम होता है वहां पर श्रमिक ज्यादा एक तरह से कार्य करने का प्रयास करते हैं और इसी आधार पर आप देखें श्रम बाजार विस्तारित होता है। और किसी भी शहर के प्रभावी श्रम बाजार और आर्थिक जो उत्पादन की स्थिति है उनके बढ़ने के लिए प्रमुख रूप से आप देखें दोनों आपस में संबंधित हैं। तो शहर के भीतर अगर आने जाने का समय कम होगा तो आप मानकर चलिए कि लागत हमारी घट जाएगी। जितनी लागत घटेगी उत्पादन की स्थितियां उतनी ही बेहतर होंगी, क्योंकि लागत अगर आवागमन की सस्ती हो जाती है तो लागत में जो कमी होती है वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लाभ की स्थितियों को एक तरह से बनाती है। तो यह आंकड़ा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लागत को घटाकर आवागमन में हम लाभ की स्थितियों को शहरी क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं। आवागमन में कम समय और उत्पादकता की जो स्थिति है उसका सीधा संबंध है। इसे आप उदाहरण से भी एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम कोविड-19 महामारी से पहले की स्थिति में देखें तो बेंगलुरु में बहुत सारी कंपनियों के द्वारा बेंगलुरु प्रशासन को एक तरह से कहा गया कि अगर आप यहाँ पर परिवहन की स्थितियों को आसान नहीं करते हैं, आवागमन के समय को कम नहीं करते हैं तो वो अपने कार्य को यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे, क्योंकि इससे उनके कर्मचारियों की जो उत्पादकता है वो कम होती है। तो आप देखें सीधा संबंध आवागमन का जो समय है और जो उत्पादकता है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक और अध्ययन का उदाहरण आप अमेरिका में देख सकते हैं जहाँ पर फोनिक्स मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही है और फिलाडेल्फिया मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की। दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग 1.6 मिलियन है। यहाँ पर अगर हम फोनिक्स मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन में अगर 45 मिनट का एक तरह से आवागमन के समय लगता है तो यहाँ पर 66,426 जो नौकरियां हैं वहां तक लोगों की पहुंच बनती है। इसी की तुलना में अगर हम फिलाडेल्फिया मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक परिवहन में 45 मिनट के समय के आधार पर आप देखें 2,02,724 नौकरियों की एक तरह से पहुंच रहती है। इस तुलना में आप देख सकते हैं कि फिलाडेल्फिया का जो प्रभावी श्रम बाजार है वो फिनिक्स की तुलना में काफी बड़ा है और 2010 का आंकड़ा यह कहता है कि फोनिक्स में $21,960 की तुलना में फिलाडेल्फिया में 22,874 एक तरह से डॉलर प्रति व्यक्ति आए हैं। तो यह अंतर भी आपको दिखाई पड़ता है। तो नौकरियों की संख्या की बात करें या वेतन की बात करें बड़ा अंतर आ जाता है अगर किसी भी जगह पर परिवहन को लेकर जो आवागमन की स्थितियां हैं उसमें अगर कमी रहती है, गिरावट आती है। अध्ययन के आधार पर प्रमुख रूप से यह सिद्ध हुआ है कि हमें शहरों में सड़क जो मार्ग है उनको एक तरह से विस्तारित करने की आवश्यकता है और वहां पर हमको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। शहरों में सड़क का जो बुनियादी ढांचा है अगर उसको मजबूत किया जाए तो शहरों में आर्थिक उत्पादन की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शहरों के जो स्थानीय निकाय होते हैं यानी अर्बन लोकल बॉडीज उनके द्वारा प्रमुख रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। सड़कों में अगर हम देखें तो पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं होता है और कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में अभी जो एक अध्ययन किया गया उसके आधार पर अगर हम देखें तो सड़क की जो लंबाई है उस आधार पर शहर में कर का जो आधार है उस पर कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में एक प्रभाव पड़ता है। अगर हम आंकड़ा देखें तो सड़क की लंबाई में हर 1 किलोमीटर की जो वृद्धि होती है उसमें अगर हम देखें तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके राजस्व में लगभग 430 रुपए प्रति व्यक्ति की एक वृद्धि देखी जाती है। यानी अगर आप सड़क में निवेश को बढ़ाते हैं तो इस आधार पर नौकरियों तक पहुंच आसान होती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और जनता को करों का जो भुगतान है वो करने की स्थितियां या उनका जो विश्वास है वो बढ़ता है। इस रूप में जो भी स्थानीय निकाय हैं उनको कर की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए अगर हम 78,415 की औसत आबादी वाले किसी शहरी स्थानीय निकाय में देखें तो प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1 किलोमीटर सड़क की अगर वृद्धि की जाती है तो आप देखें राजस्व की जो वृद्धि है वो लगभग 33 मिलियन रुपए तक हो सकती है। इसीलिए शहरों को सड़क नेटवर्क में निवेश करने की आवश्यकता है। अगर वो निवेश करेंगे तो राजस्व का उनका आधार भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा और शहर में बुनियादी ढांचा जब बढ़ता है, सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ती हैं तो निवेश आता है और अधिक और उत्पादक गतिविधियां बढ़ती हैं। तो इससे श्रम बाजार भी आपका एक तरह से और मजबूत होता है। सड़क में जो भी एक तरह से कह सकते हैं गड्ढे और समस्याएं हैं
उनका अगर समाधान किया जाए तो शहर में जो गतिशीलता है वो तेज हो सकती है, आवागमन का समय घटाया जा सकता है। इससे हम श्रम बाजार को और ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं। तो जो हमने आंकड़ा देखा कि सड़क का जैसा जैसा विस्तार होता है, राजस्व की स्थितियां बढ़ती हैं, उस आधार पर हमें सड़क परिवहन पर शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर से उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना और उनके प्रयोग में न्यूनतम समय लगे, यानी आवागमन की स्थितियां बहुत कम समय में शहरों में अगर पूरी हो पाए तो ये आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाकर शहरों में अर्थव्यवस्था की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, आईटी अधिनियम की धारा 69A से संबंधित प्रमुख विवादों की चर्चा विस्तृत रूप में करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, आईटी अधिनियम की धारा 69A से संबंधित ट्विटर का जो विवाद है उसको आप संक्षिप्त में बताएं। मुख्य भाग में ट्विटर से संबंधित विवाद के प्रमुख बिंदु क्या हैं, इससे संबंधित कुछ कोर्ट के जो निर्णय हैं वो आप बता सकते हैं। उसमें श्रेया सिंघल का मामला वो भी आप बता सकते हैं। समाधान किस रूप में हो सकता है वो भी एक तरह से हमने चर्चा किया है, वो आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में संवैधानिक रूप में प्राप्त वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह एक तरह से स्थापित रहनी चाहिए, यह प्रमुख रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस तरह की स्वतंत्रता बनी हुई है तो जो भी एक तरह से कानूनी प्रक्रिया है उनका पालन करने में जो भी एक तरह से उस कानून की धारा में कहा गया है उन नियमों का पालन किया जाए। जैसे अगर हम धारा 69A की बात करें तो जिस व्यक्ति की पोस्ट को एक तरह से रोका जा रहा है या किसी व्यक्ति को ट्विटर जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है तो उसको भी एक तरह से सुनवाई का मौका मिलना चाहिए या ट्विटर को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद ही सरकार को किसी व्यक्ति या उसकी पोस्ट को ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए किसी भी तरह के निर्देश देने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, सड़क परिवहन के माध्यम से आर्थिक क्रिया को मजबूती देने के साथ साथ राजस्व की स्थिति को भी बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त कथन की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों द्वारा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, श्रम बल के लिए कार्यस्थल तक आने जाने का समय शहरों में उनकी उत्पादकता को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भूमिका में आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में सड़क परिवहन का उपयोग किस रूप में है, आर्थिक क्रिया का आधार, राजस्व का आधार, यहाँ पर कर्नाटक में जो अध्ययन किया गया था वो आप बता सकते हैं। साथ साथ आप फिलाडेल्फिया और फोनिक्स का जो एक तुलना किया गया था वो भी आर्थिक क्रिया के आधार पर बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि फ्रांसीसी योजनाकार एलन बर्टोट के द्वारा यह कहा गया था कि शहरों और उसकी नौकरियों में बहुत सारी आर्थिक और उत्पादक गतिविधियां होती हैं, इसमें सड़क का जो योगदान है वो सबसे अधिक एक तरह से सिद्ध होता है। इसीलिए सड़क परिवहन पर हमें अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारा 11 जुलाई 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।